हेलो एवरीवन, क्लास 9 डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पाठ्यक्रम की पुस्तक क्षितिज का पहला अध्याय स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, मैंने ग्रामर में आपको जितनी ग्रामर के अपने टॉपिक थे वो मैंने आपको सारे टॉपिक करवा दिए हैं, अभी राइटिंग पार्ट को छोड़कर। ठीक है, बाकी जो भी अपनी ग्रामर थी वो ग्रामर मैंने आपको कंप्लीट करा दी। ठीक है, व्याकरण के टॉपिक थे वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और अलंकार। ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो आज हम हमारी पाठ्यक्रम में दो पुस्तकें हैं, क्षितिज और कृतिका। ठीक है बेटा, क्षितिज के दो भाग हैं, गद्य भाग और पद्य भाग। ठीक है, गद्य भाग और पद्य भाग में सीबीएसई गाइडलाइन के अनुसार बेटा कुछ चैप्टर्स डिडक्ट किए गए हैं। ठीक है, जो चैप्टर हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। कौन कौन से अध्याय ऐसे हैं जो डिडक्ट कर दिए गए हैं, उन्हें हमें नहीं पढ़ना अभी। ठीक है बेटा, वो चैप्टर हैं, आप देखिए, लेसन नंबर 3। ठीक है, गद्य खंड में लेसन नंबर 3, जिसके लेखक हैं श्यामचरण दुबे। पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, इसे हटा दिया गया है। लेसन नंबर 5, चपला देवी। पाठ का नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। लेसन नंबर 7, महादेवी वर्मा, मेरे बचपन के दिन। ठीक है, लेसन नंबर 8, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। पाठ का नाम है एक कुत्ता और एक मैना। ये पाठ हमारे पाठ्यक्रम से गद्य खंड से हटा दिए गए हैं, जो अभी इस बार हमें नहीं पढ़ने। लेसन 3, लेसन 5, लेसन 7 और लेसन नंबर 8। ठीक है बेटा, फिर हम आते हैं काव्य खंड में। काव्य खंड में लेसन नंबर 9। लेसन 9 है कबीर, जिसमें दो पार्ट हैं, कबीर की साखियाँ हैं और शब्द हैं। इसमें साखियाँ आएंगी, शब्द को हटा दिया गया है। ठीक है, शब्द हटा दिए गए हैं। लेसन 13, पाठ नंबर 13, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, पाठ का नाम है ग्रामश्री। लेसन नंबर 14, केदारनाथ अग्रवाल, चंद्रगहना से लौटती बेर। ठीक है, लेसन नंबर 15, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मेघ आए। ठीक है, लेसन नंबर 16, चंद्रकांत देवताले, यमराज की दिशा। ठीक है, इन्हें हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, अर्थात ये पाठ हमें नहीं पढ़ने। और कृतिका पुस्तक है हमारी एक और, उसमें 2 लेसन हटा दिए गए हैं। लेसन नंबर 1 इस जल प्रलय में, और लास्ट लेसन, लेसन नंबर 5, किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। ये हमारे पाठ्यक्रम से इन चैप्टर्स को डिडक्ट कर दिया गया है। ये चैप्टर हमारे पाठ्यक्रम में अभी नहीं आएंगे, हमें ये पाठ नहीं पढ़ने। ठीक है बेटा, अपनी बुक में आप मार्क कर लेना कि ये चैप्टर हमारे नहीं आ रहे, कट कर देना। ठीक है बेटा, आज हम क्षितिज का पहला अध्याय है क्षितिज गद्य खंड पार्ट 1, 2 बैलों की कथा। ठीक है, उसके लेखक हैं प्रेमचंद। सबसे पहले बेटा मैं आपको लेखक परिचय बताऊंगी, प्रेमचंद के बारे में बताऊंगी। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ, उन्होंने किन किन रचनाओं को लिखा, उनकी भाषा शैली क्या है। ठीक है, देखिए, प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमई गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता था और शिक्षा बीए तक ही हो पाई थी। उन्होंने कहाँ तक की पढ़ाई की थी? बीए तक। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। जन्म कब हुआ था प्रेमचंद का? 1880 में। मृत्यु कब हुई थी? 1936 में। ठीक है, और प्रेमचंद की कहानियाँ, उनकी प्रमुख कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गो
उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य से मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। ठीक है, उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी, कहानी, उपन्यास, नाटक, उन्होंने उनका मुख्य विषय किन चीज़ों को बनाया? देखिए, उन किसानों की, मजदूरों की दयनीय स्थिति, ठीक है, दलितों का शोषण, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उनमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। प्रेमचंद ने जो भी रचनाएं लिखी, उसमें सिर्फ मनुष्यों के जीवन से संबंधित ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों के प्रति भी उनके हृदय में प्रेम था, आत्मीयता थी। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में, उनकी भाषा शैली क्या है? बड़ी से बड़ी बात को भी वो सरल भाषा शैली में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। ठीक है बेटा, ये हमने अभी पढ़ा लेखक परिचय। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ, उन्होंने किन किन रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी, उनकी भाषा शैली की क्या विशेषता थी। उनकी भाषा शैली सरल, सजीव एवं मुहावरेदार थी तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग कुशलता पूर्वक किया। अब है हमारा पाठ, दो बैलों की कथा। देखिए, इस पाठ में लेखक प्रेमचंद ने किस बारे में बताया गया है, ये कहानी किस पर आधारित है? दो बैलों की कथा। देखिए, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है। देखिए बेटा, इस कहानी में दो बैलों की कथा, इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने किसके बारे में बताया है कि स्वतंत्रता व्यक्ति को सहज प्राप्त नहीं होती। इस कहानी में लेखक ने हमें यह बताया है कि स्वतंत्रता व्यक्ति को आसानी से नहीं मिलती, स्वतंत्रता पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने ये बताया कि हमें जो ये स्वतंत्रता मिली है, ये सहज में नहीं मिली। दूसरा, उन्होंने प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। ठीक है, और उन्होंने इस कहानी में आज़ादी के आंदोलन की, ये कहानी उनकी आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई है। ठीक है, इस कहानी में लेखक ने हमें ये बताया है कि आज़ादी व्यक्ति को सहज में नहीं मिली, स्वतंत्रता सहज प्राप्त नहीं होती, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। दो बैलों की कथा कहानी में लेखक प्रेमचंद ने हमें बताया है। अब इसमें दो बैलों के माध्यम से लेखक ने इन सारी बातों को स्पष्ट किया है कि स्वतंत्रता पाने के लिए व्यक्ति को कितना संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, लेखक प्रेमचंद ने, अब देखिए पाठ स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपनी बुक में देखिए बेटा। ठीक है, पेज संख्या 5, दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। देखिए, लेखक ने क्या बताया, जानवरों में
गधे को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माना गया है। और सामान्यतः हम जब किसी को बेवकूफ़ कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? गधा है। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध ही आता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। देखिए लेखक ने क्या बताया कि जानवरों में सबसे बुद्धिमान किसे समझा गया है? गधे को। गधे को जानवरों में सबसे बुद्धिमान कहा गया। और सामान्यतः जब हम किसी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहते हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं? ये तो बिल्कुल ही गधा है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। लेखक ने बताया कि हम गाय को बहुत गरीब जानवर मानते हैं और कहा जाता है गाय को गुस्सा नहीं आता, लेकिन गाय भी कभी कभी गुस्सा करती है। कुत्ते को गरीब जानवर कहा है, लेकिन कभी कभी कुत्ते को भी क्रोध आ जाता है, परंतु लेखक ने बताया है इस पाठ में कि गधे को कभी क्रोध करते नहीं देखा। दूसरा, और उसे हर स्थिति में एक जैसा ही पाया, सुख दुख दोनों स्थितियों में समान समभाव में उसे देखा। किसे? गधे को। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि गधे में जब इतने अधिक गुण हैं, गुण होने के बावजूद भी हम गधे के लिए बेवकूफ़ क्यों कहते हैं? देखिए, बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। लेखक क्या कह रहे हैं? बैसाख में उसे खाने को अच्छा कुछ मिल जाता हो, लेकिन हमने कभी उसे खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। लेखक ने क्या कहा? गधे की अवस्था में को हमने कभी परिवर्तित होते नहीं देखा। मनुष्य को देखिए आप, जरा कुछ हमें अच्छा मिल जाता है, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हमारे चेहरे पर वो खुशी नज़र आने लग जाती है, और ज़रा कोई हमें बेटा परेशानी होती है तो वो भी हमारे चेहरे पर दिखाई दे जाती है। हम सुख में बहुत अधिक खुश होते हैं और दुख में बहुत अधिक विचलित होते हैं। लेकिन लेखक क्या बता रहे हैं? गधे के अंदर वो गुण है जो सुख है या दुख है, लाभ है हानि है, कोई फायदा हुआ नुकसान हुआ, सुख मिला दुख मिला, हर स्थिति में एक जैसे ही रहना। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उनमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उनमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। लेखक क्या बता रहा है? लेखक प्रेमचंद क्या कह रहा है कि ये सारे गुण किसके अंदर देखने को मिलते हैं? जो अच्छे ऋषि मुनि होते हैं, ठीक है, जो अच्छे ऋषि मुनि होते हैं उन्हें सांसारिक मोह माया में कोई लगाव नहीं होता। सुख है या दुख है, लाभ है या हानि है, हर स्थिति में वो समान बने रहते हैं। सुख में ना खुशी मनाना, दुख में ना गम मनाना, ठीक है, लाभ है तो अच्छी बात, हानि है तो अच्छी बात। ये सारे गुण किस में होते हैं? महान ऋषि मुनियों में ये गुण पाए जाते हैं। और ये सारे गुण ही किसके अंदर बताए गए? गधे के अंदर। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। लेखक क्या कह रहा है? इतने सारे गुण होने के बावजूद भी किसमें? गधे में। कौन कौन से गुण बताए? कि हर स्थिति में एक समान रहना, चाहे सुख है चाहे दुख है, कभी हमने गधे को विचलित होते नहीं देखा। हर स्थिति में एक जैसे बने रहना, ये गुण किसके अंदर होते हैं? ऋषि मुनियों के अंदर विद्यमान होते हैं। फिर गधे को मनुष्य बेवकूफ़ क्यों समझता है? क्योंकि हम किसी को परले दर्जे का बेवकूफ़ मानते हैं तो हम उसे सामान्यतः क्या कह देते हैं? अरे ये तो बिल्कुल ही गधा है। इतने सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। लेखक क्या कह रहा है कि इतने सद्गुण, इतने अच्छे गुण होने के बावजूद भी इतना अनादर, कदाचित सीधापन संसार के लिए
उपयुक्त नहीं है। लेखक क्या कह रहा है कि ज़्यादा सीधा होना भी संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसा कि गधा बहुत अधिक सीधा साधा जानवर है। देखिए ना, अब लेखक ने क्या बताया, देखिए, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते। लेखक ने क्या कहा कि हमारे जो भारतीय लोग हैं वो, उनके लिए क्या कहा गया, वो बहुत ज़्यादा सीधे साधे शरीफ लोग हैं। ठीक है, उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना नहीं आता, अर्थात जो जैसा करे उसके साथ वैसा नहीं करते, उनके सीधेपन का ही फायदा उठाया गया। देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार को सभ्य जातियों में गणने बना दिया। ठीक है, भारतीयों के लिए क्या कहा गया है कि हमारे भारतीय सीधे साधे और शरीफ हैं और लोग सीधे व्यक्ति का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अधिक सीधा होना भी हानिकारक है, जैसा कि इस उदाहरण के माध्यम से बताया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उनसे कम ही गधा है। लेखक ने क्या कहा, गधे का एक भाई और भी है जो उनसे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और कभी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान भी गधे से नीचा है। देखिए क्या कहा गया है, बैल के लिए कहा गया है कि हाँ, बैल भी अच्छा जानवर है, बैल को गुस्सा नहीं आता। लेकिन लेखक ने क्या कहा, कुछ स्थिति ऐसी भी होती है जहाँ हमने बैल को भी क्रोध करते देखा है। ठीक है, बैल को भी गधे से नीचा स्थान दिया गया है, अतः उसका स्थान भी गधे से नीचा है। अर्थात गधे के अंदर इतने अधिक गुण विद्यमान हैं, उसके बावजूद भी गधे को बेवकूफ़ समझा जाता है। कहने का तात्पर्य ये, यहाँ गधे का उदाहरण के माध्यम से लेखक ने हमें यह समझाया है कि अधिक सीधा होना भी हानिकारक होता है। सीधेपन का व्यक्ति नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जैसा कि इस उदाहरण के माध्यम से बताया, हमारे भारतीय जो हैं वो बहुत अधिक सीधे, शरीफ और सज्जन हैं। अगर उन्हें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता, अर्थात जो जैसा करे उसके साथ वैसा करो, तो आज हमारा भारत भी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया होता। अब देखिए लेखक क्या बता रहा है, झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे। इस कहानी को लेखक ने 2 बैलों के माध्यम से समझाया है कि स्वतंत्रता व्यक्ति को सहज नहीं प्राप्त होती, उसके लिए व्यक्ति को बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। 2 बैलों के माध्यम से बताया है। देखिए, झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। पछाई जाति के बैल थे दोनों, देखने में सुंदर थे, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। झूरी के 2 बैल थे। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे क्या, हीरा और मोती। जब ये दोनों बैल साथ साथ रहते थे, साथ साथ रहने के कारण दोनों के अंदर बहुत अधिक आपसी प्रेम हो गया था, भाईचारा हो गया था, मित्रता हो गई थी। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा, देखिए जानवरों के पास भाषा नहीं होती, ठीक है, वो अपनी मूक भाषा,
अपने इशारों से, हाव भावों से ही विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान करते थे। भाषा क्या है? हम अपने मन के भावों तथा विचारों को दूसरों के सामने जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। कोई बोलकर प्रकट करता है, कोई लिखकर प्रकट करता है, कोई संकेत द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। अब जानवर जो थे, ये दोनों बैल जो थे, कौन कौन से? हीरा और मोती मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। दोनों बैलों के अंदर एक का नाम था हीरा और एक का नाम था मोती। दोनों के अंदर इतना अधिक प्रेम हो गया था, इतनी अधिक दोनों में मित्रता हो गई थी कि दोनों एक दूसरे के मन की बात को पहले से ही जान जाते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। अपना प्रेम कैसे प्रकट करते थे? दोनों बैल आपस में एक दूसरे को सूंघकर और चाटकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, मतलब लड़ाई के नाते से नहीं, सींग मिलाना कि वो लड़ रहे हैं, नहीं, केवल विनोद के भाव से, केवल प्रेम के भाव से आपस में एक दूसरे से सींग भी मिला लेते थे। आत्मीयता के भाव से, प्रेम के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है, अर्थात जब दोस्तों में बहुत अधिक मित्रता होती है तो वो प्यार जताने के लिए आपस में किस तरीके से एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हालिया गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो गर्दन हिला हिलाकर चलते। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। देखिए, दोनों बैलों के में इतनी अधिक मित्रता थी कि दोनों को क्या लगता था कि जब उन पर से काम कराया जाता था तो दोनों को, ये बैलों को ऐसा लगता था कि अधिक से अधिक बोझा मेरे गर्दन पर रखा जाए। मतलब हीरा को लगता था मोती को कष्ट ना हो और मोती को लगता था हीरा को कष्ट ना हो। इस माध्यम से, ये हीरा और मोती के माध्यम से लेखक प्रेमचंद हमें यह बता रहे हैं कि सच्ची मित्रता कैसी होती है, एक अच्छा मित्र कैसे होता है, अच्छे मित्र के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। ये दोनों हीरा और मोती के माध्यम से लेखक ने हमें बताया। ठीक है, दोनों के अंदर क्या भाव रहता था कि अधिक से अधिक बोझा मेरे ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद, नाद जहाँ जानवरों को चारा डाला जाता है, जिस जगह पे जानवरों के लिए जो एक पर्टिकुलर जगह बनाई जाती है जिसमें उनके लिए चारा डाला जाता है, उसे नाद कहते हैं। नाद में जब खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते, साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। देखिए, जब वो कुछ खाते तो एक साथ, एक बंद करता खाना तो दूसरा भी बंद कर देता। देखिए कितनी अधिक घनिष्ठता थी दोनों बैलों के अंदर। तो अब देखिए, इस माध्यम से लेखक ने क्या बताया कि भावनाएं सिर्फ मनुष्य के अंदर ही नहीं होती, ठीक है, भावनाएं जानवरों के अंदर भी होती हैं। ये हीरा और मोती के माध्यम से बताया। और इस पैराग्राफ में लेखक ने हमें यह भी बताया कि सच्चा मित्र कैसा होता है, सच्चे मित्र की क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है, जो इन दोनों के अंदर पाए गए, हीरा और मोती के अंदर। आगे और भी कई उदाहरण ऐसे आएंगे जो आपको ये बताएंगे कि एक सच्ची मित्रता कैसे निभाई जाती है। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था क्यों भेज रहे थे। देखिए, एक बार क्या हुआ, झूरी ने एक बार अपने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। ससुराल में किसके पास? गया के पास। गया झूरी का कौन था? साला, ठीक है, भेज दिया। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक
गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। देखिए लेखक क्या बता रहा है कि एक दिन क्या हुआ, झूरी ने अपने इन दोनों बैलों को, हीरा और मोती को, अपने साले के घर, गया के घर पे भेज दिया। ठीक है, गया के घर भेजा। दोनों बैल मन ही मन सोच रहे थे, इन्हें लगा कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया, अर्थात हमारे मालिक ने हमें किसी और के हाथ बेच दिया है। अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब देखिए, जब झूरी के जो साला था गया, जब इन दोनों बैलों को ले जा रहे थे तो उनके लिए ले जाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ये बैल जाना ही नहीं चाह रहे थे, कदम भी आगे नहीं बढ़ाते थे दोनों बैल। तो बड़ा मुश्किल हो गया झूरी के लिए इन दोनों बैलों को ले जाना। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह। जब गया ने अपने इन दोनों बैलों को, झूरी ने अपने इन दोनों बैलों को अपने साले गया के साथ जाने के लिए भेजा तो दोनों बैल बिल्कुल भी जाना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, गया को ले जाने में बहुत अधिक परेशानी हो रही थी। वो आगे से धक्का मारता तो पीछे हो जाते, पीछे से धक्का मारता तो आगे हो जाते, और हुंकारते और बिल्कुल पैर भी आगे नहीं बढ़ाते थे। तो दोनों जानवर मन ही मन क्या सोच रहे थे, दोनों बैल, कि अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, अगर उनके पास बोलने की शक्ति होती, अगर उनके पास वाणी होती तो वे झूरी से पूछते, अपने मालिक से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, अर्थात हमने ऐसा क्या किया कि तुम हमें यहाँ से कहीं और भेज रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि हमने ना तो कभी दाने चारे की शिकायत की, ना कुछ और मांगा। अगर तुम्हें हमें से और काम कराना था तो हमसे और काम करा लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी करना ही पसंद था, लेकिन तुमने हमें किसी दूसरे के हाथ क्यों बेच दिया। अगर इन दोनों बैलों के पास वाणी होती तो ये अपने मालिक से ये सारे प्रश्न करते। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। हीरा और मोती के बारे में क्या कहा गया है कि अगर ईश्वर ने इन दोनों को वाणी दी होती, बोलने की क्षमता होती इन दोनों के पास, तो ये दोनों जरूर अपने मालिक से यह प्रश्न करते कि हमारी क्या गलती थी, हमें और काम हमसे कराना था और काम करा लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना ही अच्छा था। जो तुम हमें खाने को देते हम खा लेते थे, कुछ नहीं कहते थे, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। दोनों बैलों को क्या लग रहा था कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया है। ठीक है, और वो दोनों जाना नहीं चाह रहे थे, बिल्कुल भी अपने मालिक को छोड़कर दूसरी जगह जाना नहीं चाह रहे थे। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे, गया के घर पहुँच गए। शाम हो गई, जैसे तैसे गया उन्हें अपने घर ले गया। दिन भर के भूखे थे, दोनों बैल दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए, नाद जब उन्हें चारा डाला गया खाने के लिए, तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला, अर्थात ना हीरा ने कुछ खाया और ना ही मोती ने। दिल भारी हो रहा था, दिल भारी हो रहा था, मन दुखी हो रहा था। दुखी क्यों हो रहा था? क्योंकि वो अपने घर से, अपने मालिक से बिछुड़ कर आए थे, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। झूरी के घर को ये दोनों बैल अपना घर समझते थे, आज उन्हें ऐसा लगा कि आज हमसे हमारा अपना घर छूट गया, तो दिल भारी हो रहा था, मन परेशान हो रहा था। तो गया के घर इन दोनों बैलों ने कुछ भी नहीं खाया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगने लगे।
ठीक है। दोनों बैलों को ये नया गांव, नया घर, नए लोग सब बेगाने से लगने लगे, सब अजनबी से लगने लगे। दोनों बैलों ने, हीरा और मोती ने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया। देखिए, जब झूरी ने अपने इन दोनों बैलों को अपने साले गया के घर भेजा तो ये दोनों बैल बिल्कुल भी जाना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, बड़ी मुश्किल से गया जैसे तैसे उन्हें अपने घर लेकर जाता है, पहुंचता है। वहाँ जाने के बाद भी दोनों ने कुछ भी नहीं खाया। दोनों बैल वहाँ पे कुछ नहीं खाते। ठीक है, और मन ही मन ये सोच रहे हैं कि हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया। अगर ईश्वर ने हमें वाणी दी होती, अगर हमारे पास बोलने की क्षमता होती, बोलने की शक्ति होती, तो हम हमारे मालिक झूरी से जरूर ये पूछते कि हमारा अपराध क्या था, किस अपराध के कारण आपने हमें बेचा, किस अपराध के कारण आपने हमें अपने से अलग किया। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। देखिए, दोनों ने मूक भाषा में, जो जानवरों की जो आपसी भाषा है जिससे वो अपने विचार विनिमय करते हैं, मूक भाषा में एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, अर्थात जब गांव में रात्रि के समय, जब गांव में सब लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। और दोनों बैल क्या, जैसे गया ने उन्हें बांध रखा था, उनके पैरों को बांध रखा था, अपने पगहे तुड़ा डाले और अपने घर की ओर चल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। इतने मजबूत पगहे, उन्हें इतना टाइट से बांध रखा था, लेकिन फिर भी इन्होंने उन्हें छुड़ा लिया। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। दोनों में इतनी शक्ति आ गई थी कि दोनों ने अपने पगहे को छुड़ा लिया और अपने घर की ओर चल दिए। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। देखिए, रात्रि के समय जब गया ने इन दोनों बैलों को खूब अच्छे से खूंटे पे बांध रखा था और खूंटा बहुत अधिक टाइट था, लेकिन फिर भी दोनों ने आपस में इशारे से बात की कि हमें इसे तुड़ाकर अपने मालिक के पास, अपने घर वापस चलना है। तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने खूब दम लगाया और असंभव कार्य, इतना शक्तिशाली वो खूंटा था और उसे भी ये तोड़कर भाग निकले और कहाँ पहुँच गए, अपने घर झूरी के पास। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा। जब झूरी, पहले वाला जो इनका मालिक था, जब सुबह वह उठा तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। विद्रोह में स्नेह अर्थात गुस्से में भी स्नेह झलक रहा है कि हम अपने घर आ गए, अपने मालिक के पास आ गए। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गर्दन गदगद हो गया। झूरी ने जब दोनों बैलों को देखा तो वो स्नेह से गदगद हो गया, वो बहुत अधिक प्रसन्न हो गया उन दोनों बैलों को देखकर। कौन, झूरी दोनों बैलों को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोरम था। झूरी ने उन दोनों को गले से लगाया, उन्हें चूमने लगा, प्रेम करने लगा। ये दृश्य बहुत ही मनोहर था। झूरी भी ये सब देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुआ कि देखो मेरे बैल वापस अपने घर आ गए। घर और गांव के लड़के जमा हो गए ये दृश्य देखने के लिए। सुबह सबको पता चला तो गांव के सभी बच्चे इकट्ठे हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। किसका? दोनों बैलों का। दोनों बैलों के नाम क्या थे? हीरा और मोती। उन दोनों का स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। ये अभूतपूर्व जो पहले कभी नहीं हुई,
ठीक है। अभूतपूर्व, जो घटना गांव में पहले कभी नहीं घटी थी, लेकिन फिर भी ये अभूतपूर्व जो पहले कभी न घटी हो, न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अभिनंदन पत्र क्या होता है? प्रशंसा पत्र। बाल सभाओं ने, बच्चों ने यह निर्णय किया कि इन दोनों बैलों को अप्रिशिएट करना चाहिए, इनको अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर, कोई भूसी। किसके लिए? बैलों के लिए, दोनों बैलों के लिए, हीरा और मोती के लिए। देखिए आज बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा? झूरी के दो बैल होते हैं, कौन कौन से? हीरा और मोती, ठीक है। और गधे के स्वभाव के बारे में बताया कि गधा सबसे बुद्धिमान जानवर है। और अक्सर क्या कहा जाता है? गधे को, किसी भी व्यक्ति को हम जब पहले दर्जे का बेवकूफ़ समझते हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं कि ये तो बिल्कुल ही गधा है, ठीक है। लेकिन लेखक ने गधे के अंदर ऋषि मुनियों वाले सारे गुणों को पाया। सुख दुख में समान रहना, लाभ है, हानि है, सुख दुख है, एक ही स्थिति में एक जैसे ही बने रहना, ठीक है। दूसरा लेखक ने क्या बताया? दो जानवरों में, हीरा और मोती के अंदर आपसी प्रेम दिखाया कि मनुष्य में ही नहीं बल्कि जानवरों के अंदर भी भावनाएं होती हैं। भावनाएं सिर्फ मनुष्य में ही नहीं होती। हीरा और मोती के माध्यम से लेखक ने हमें ये समझाया, ठीक है। दूसरा ये बताया कि अधिक सीधापन होना भी उचित नहीं है। व्यक्ति सीधेपन का नाजायज फायदा उठाते हैं, ठीक है। दूसरा लेखक ने क्या बताया कि जब झूरी ने अपने दोनों बैलों को, हीरा और मोती को, गया के घर भेज दिया, ठीक है। गया के घर जाते समय दोनों बैल रास्ते में क्या सोच रहे थे कि हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि हमारे मालिक ने हमें क्यों बेच दिया। और वहाँ जाकर दोनों ने कुछ भी नहीं खाया और रात्रि के समय अपने पगेट उड़ाकर दोनों बैल वापस अपने मालिक झूरी के घर आ जाते हैं। और प्रातःकाल जब झूरी उन्हें देखता है तो झूरी गदगद हो जाता है, बहुत अधिक प्रसन्न होता है। और गांव में ये, देखिए गांव में ये बात अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। पहले ऐसी घटना गांव में कभी नहीं घटी, किसी ने ऐसा नहीं देखा था। सभी बहुत अधिक प्रसन्न हुए। बच्चों ने यह निर्णय किया कि इन दोनों बैलों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो कोई उनके लिए अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसा लाया, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ तक आज मैंने आपको पढ़ाया पेज नंबर 7 तक, ठीक है। जितना आपको पढ़ाया है इसे अपनी बुक से अच्छे से पढ़ना, समझना, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर करना, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा। कोई भी डाउट हो क्लियर ज़रूर कर लेना। और जो भी वर्क अब तक मैंने आपको ग्रामर का कराया है वो सारा वर्क आप अपनी कॉपी में कर लेना, ठीक है बेटा। थैंक यू।